करेंगे एक्सरसाइज 3.4 और इस एक्सरसाइज के बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, या इसको हम ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसमें ज्योमेट्री के यूज होते हैं। पहले मैं आपको इस एक्सरसाइज के अंदर जो जो चीज़ें यूज होगी वो सारी आपको बता देता हूँ। आप ये मान लो कि 3 एक्सरसाइज के अंदर जितना कुछ हमने पढ़ा है ना, वही सारा 4th एक्सरसाइज के अंदर है। नई चीज़ इसमें कुछ भी नहीं होगी। बस आपको नॉलेज होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेक्टेंगल की, रोम्बस की, ट्रेपेजियम की, काइट की। मैं वो सारी आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। आपको ये पता है कि पैरेललोग्राम की एक फैमिली होती है जिसमें पैरेललोग्राम को क्या बोलते हैं, फादर, और ये स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस मैंने आपको समझाने के लिए क्या बताया था, ये इसी के बच्चे हैं। और पैरेललोग्राम के बच्चों को पैरेललोग्राम तो बोल ही सकते हैं, ये तो आप मानते हो। जैसे मैंने लिखा है कि कुत्ते के बच्चे को कुत्ता बोल सकते हैं, बिल्ली के बच्चे को बिल्ली, तो फिर पैरेललोग्राम के बच्चों को क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम तो बोल ही सकते हैं। और ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये इनके क्या है, स्पेशल नेम्स है, ठीक है। ये भी इनको बोल सकते हैं हम। जैसे हर लड़के को लड़का बोल सकते हैं, लेकिन उनके कुछ स्पेशल नेम भी होते हैं। कोई राहुल होता है, कोई जो है साकेत होता है, कोई अंकित होता है। इसमें कहता है ऑल स्क्वायर, ऑल रेक्टेंगल्स एंड ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स। मैंने बताया ना, इन सब का नाम पैरेललोग्राम तो होता ही होता है, यानी हम सब स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है कंडीशन फॉर डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए कि अलग अलग तरह के, देखो हमने 6 तरह के क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं। कौन से? एक तो पैरेललोग्राम, फिर पैरेललोग्राम के 3 बेटे मान लो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, एक ट्रेपेजियम और एक काइट। ये 6 के 6 क्वाड्रिलेटरल कहते हैं कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ना, तभी आप हमारे को स्क्वायर बोल सकते हो, या पैरेललोग्राम बोल सकते हो, या रोम्बस बोल सकते हो, या ट्रेपेजियम बोल सकते हो। समझ रहे हो? कंडीशन का मतलब किस कंडीशन को फुलफिल करें कि हम आपको रेक्टेंगल बोल दें या हम आपको स्क्वायर बोल दें। सबसे पहले है पैरेललोग्राम। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को आप पैरेललोग्राम कब बोल सकते हैं? सबसे इजी कंडीशन होती है, अगर कोई आपको बता दे कि ये साइड और ये साइड क्या है, आपकी पैरेलल है, और ये साइड आपकी क्या है बच्चों, पैरेलल है, तो अब आप इनको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, ठीक है, तब भी बोल सकते हैं। या फिर आपको कोई ये कह दे कि अपोजिट साइड इसकी क्या है, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, तब भी आप इसको क्या बोल सकते हो, पैरेललोग्राम बोल सकते हो। या आपको कोई ये कह दे कि इसके आपके जो है एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तब भी आप इसको क्या बोल सकते हो, पैरेललोग्राम बोल सकते हो। एक और कंडीशन नोट कर लो, एक बच्चों और कंडीशन नोट कर लो। अगर आपको कोई ये कह दे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, अगर सिर्फ इतना भी अपने को कहीं गिवन होना कि दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, तब भी ये क्या बन जाएगी, पैरेललोग्राम बन जाएगी। डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया, देखो मैं आपको दोबारा फिर बता देता हूँ। 4th लेक्चर में मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई है। डायगोनल का मतलब ये और ये आपस में इक्वल होते हैं, ये और ये आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, यानी कि वो मिड पॉइंट होता है AC का भी और BD का भी। डायगोनल इक्वल होने जरूरी नहीं है, लेकिन डायगोनल के दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं, ये दोनों और ये दोनों, तब भी ये क्या हो जाएगी, एक पैरेललोग्राम हो जाएगी। तो पैरेललोग्राम की तो बहुत सारी कंडीशन होती है, कभी भी कुछ भी सेटिस्फाई हो जाए पैरेललोग्राम बोल देना, ठीक है। अब आती है, मैं ये कहता हूँ सभी स्क्वायर को, सभी रेक्टेंगल को, सभी रोम्बस को तो हम पैरेललोग्राम बोल ही सकते हैं, लेकिन ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रेपेजियम के अंदर क्या होता है, देखो आपका बच्चों, एक पेयर सिर्फ पैरेलल होता है, ये वाला। और पैरेललोग्राम के लिए क्या चाहिए अपने को, दोनों पेयर पैरेलल चाहिए। तो ट्रेपेजियम तो नहीं है, काइट भी नहीं है। काइट क्यों नहीं है? काइट की मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी लास्ट लेक्चर में। काइट ऐसा होता है, आप मेरे को बताना, ये काइट के अंदर ये एंगल तो इक्वल होते हैं, लेकिन मैंने बताया था ना आपको, ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं होते। ये क्या है बच्चों, आपके डिफरेंट है। ये क्या होते हैं, डिफरेंट। लेकिन पैरेललोग्राम के तो अपोजिट एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो काइट को भी हम पैरेललोग्राम नहीं बोलेंगे, ना ही ट्रेपेजियम को बोलेंगे। हो गया इसका काम खत्म। अब बात आती है स्क्वायर की। मैंने इतने अच्छे से लिख रखी है सारी चीजें, आप पढ़ लेना इसको, अपनी नोटबुक में सारी नोट कर लेना जो मैंने लिखी हुई है, और इसको अच्छे से समझ लेना। 100% आपको समझ आ जाएगी। मैं जैसे बोल रहा हूँ ना यहाँ पे, वैसे ही सेम चीज मैंने लिखी हुई है, ताकि आप इसको अच्छे से समझ के और लिखोगे तो खुद को भी आपको पता लग जाएगा। कोई भी स्क्वायर है, आप उसको क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर कब बोलेंगे, जब इसकी एक तो चारों साइड इक्वल हो और एक हर एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 का। लेकिन कभी अगर कोई आपको ये बता दे कि चारों साइड इक्वल है, तो क्या वो स्क्वायर है, आप बोलते हैं नहीं, चारों साइड तो रोम्बस की भी इक्वल होती है।
ईच एंगल का भी 90 डिग्री होना जरूरी है, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। हाँ, अगर सिर्फ चारों साइड आपको इक्वल पता लग जाए ना, हम उसको रोम्बस तो बोल ही सकते हैं, क्योंकि रोम्बस की एक ही कंडीशन है, आप चारों साइड इक्वल कर दो वो रोम्बस बन जाएगी। लेकिन स्क्वायर की कंडीशन एंगल के साथ भी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये मैंने स्क्वायर के बारे में बता दिया। रेक्टेंगल में आपको पता है रेक्टेंगल की क्या कंडीशन होती है कि अपोजिट साइड्स तो इक्वल होनी चाहिए, वही स्क्वायर जैसे बात है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होने से ये रेक्टेंगल नहीं बन जाएगा, एंगल भी क्या होने चाहिए, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, मान लो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है, आप मेरे को बताओ कि पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड तो इक्वल होती है, लेकिन इसका कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, तो ये रेक्टेंगल नहीं है। रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, इट इज ए पैरेललोग्राम, है ना, मैंने बताया था ना, क्योंकि ये इसी के बच्चे हैं पैरेललोग्राम के। लेकिन पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं बोल सकते, यानी कि बाप को बेटा नहीं बोल सकते, बेटे को बाप का नाम पैरेललोग्राम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल की सारी मैंने कहानी लिख दी। फिर उसके बाद आती है रोम्बस की। रोम्बस की क्या होती है कहानी कि चारों साइड क्या होनी चाहिए बच्चों, इक्वल, या फिर आप ये कह दो इसके डायगोनल्स जो है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। जैसे मान लो मैं ये आपको एक रोम्बस बना के दिखाता हूँ, या तो आपको क्वेश्चन में सिर्फ गिवन हो कि चारों साइड इसकी इक्वल है, तब आप इसको क्या बोल सकते हो, रोम्बस। या फिर साइड के बारे में मान लो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, और ये दे रखी है कि ये जो डायगोनल है ना, दोनों AC और BD, ये दोनों आपस में बाइसेक्ट करते ही करते हैं, लेकिन 90 डिग्री पर, और ये बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब मान लो P है तो AP और PC इक्वल है, और BP और PD इक्वल है, और ये 90 डिग्री भी है, तब भी ये क्या हो जाएगी, आपकी रोम्बस हो जाएगी, ठीक है। तो आप मेरे को ये बताओ, क्या हम स्क्वायर को रोम्बस बोल सकते हैं? मैंने अभी क्या बताया, अगर चारों साइड भी इक्वल होगी ना, तब भी हम उसको रोम्बस बोल सकते हैं। स्क्वायर की चारों साइड तो इक्वल होती है, बल्कि इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन और है कि एंगल भी 90 के होते हैं, है ना, तो स्क्वायर को तो हम रोम्बस बोल ही सकते हैं। लेकिन क्या रोम्बस को स्क्वायर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि रोम्बस में तो कोई भी एंगल 90 का होता ही नहीं है, और स्क्वायर में तो होना चाहिए। तो रोम्बस को स्क्वायर नहीं बोल सकते, लेकिन स्क्वायर को रोम्बस बोल सकते हैं। और इस एक्सरसाइज में ऐसे ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि किस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोल सकते हैं। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का सीधा मतलब है कि एक पेयर अगर आपको अपोजिट साइड का पैरेलल मिल जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों पेयर अगर मान लो पैरेलल हो जाए। पैरेललोग्राम में क्या होता है बताओ आप मेरे को, दोनों पेयर पैरेलल पैरेलल होते हैं ना, ये भी और ये भी, तो इसको भी हम ट्रेपेजियम तो बोल ही सकते हैं, लेकिन ट्रेपेजियम को पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसमें तो एक ही पेयर होता है अपोजिट साइड का पैरेलल, तो फिर दोनों पेयर कहाँ से लेके आएंगे हम। ये मैंने कहानी यहाँ पे लिख रखी है, यानी कि जितने पैरेललोग्राम होते हैं, स्क्वायर होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, रोम्बस होती है, उन सबको आप ट्रेपेजियम तो बोल ही सकते हो, क्योंकि ट्रेपेजियम के लिए कंडीशन है कि कम से कम एक पेयर तो अपोजिट साइड का पैरेलल होना चाहिए, और इन सभी के अंदर दोनों पेयर क्या होते हैं आपके बेटे, पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो इनको आप ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। नेक्स्ट आती है काइट की। काइट की सारी कंडीशन मैंने लिख दी है, बस आपको याद क्या रखना है कि इसमें एक पेयर अपोजिट साइड का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बस तभी आप क्या बोल सकते हो उसको, काइट। वैसे तो और भी बहुत सारी कंडीशन होती है, देखो ये साइड और ये साइड इक्वल होती है, ये दोनों आपस में इक्वल होती है, मैंने लिख दिया सारा। काइट के कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन 8th क्लास में जो है ना पूछे नहीं जाते। काइट इंपॉर्टेंट है जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, SSC की, बैंक की वगैरह, है ना, लेकिन आपके 8th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है काइट, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए इतनी सारी डायग्राम समझना, इतनी सारी प्रॉपर्टी को समझना और उसको यूज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद आपका आता है, मैंने लिख दिया कि पैरेललोग्राम फैमिली बहुत दिलदार है, इनको चाहे ट्रेपेजियम बोल दो, चाहे इनको काइट बोल दो, कुछ भी बोल दो, सब कुछ चलेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट 3 सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे आपके। एक रेक्टेंगल जो होता है ना, उसके दोनों डायगोनल क्या होते हैं आपके, इक्वल भी होते हैं। और मेरे को बताओ, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम तो है ही है, और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि ये और ये पार्ट तो देखो 100% इक्वल होगा ही होगा, और ये भी इक्वल होगा, ये चारों इक्वल हो जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि ये पूरे पूरे डायगोनल भी तो इक्वल है। भी देखो, ये दो साइड है, दो लाइन सेगमेंट्स है, और ये दोनों इक्वल है। ये भी मान लो कितने का है, 10 सेंटीमीटर का है, और ये भी 10 सेंटीमीटर का। ये 5 है, ये 5 है, ये 5, ये 5, तो क्या ये चारों पार्ट इक्वल नहीं हो गए, 1 2 3 4, है ना। इसी तरह से ये चारों पार्ट क्या है आपके, इक्वल है। यानी कि ए से लेके ओ, बी से ओ, सी से ओ, डी से ओ, मैं कह सकता हूँ ओ पॉइंट की डिस्टेंस
ए से जितनी है उतनी ही बी से, इतनी सी से। अब ये मान लो ओ क्या है, एक सिटी है, ठीक है, एक शहर है, और ये इसके चारों ओर के 4 शहर है, और ओ पॉइंट जो ओ सिटी है ना, वो इन चारों सिटी से इक्वल डिस्टेंस पे है। यही मैंने सारा कुछ यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये हो गया। ये मैंने कह रखा है कि सारी क्या है, ये इक्वल है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, सब कुछ मैंने लिख दिया यहाँ पे, जो बताया है वही लिखा है। अब आता है आपका कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन। ये तो बहुत आसान है। कॉन्वेक्स में क्या होते हैं, सारे के सारे डायगोनल आपके जो है ना इंटीरियर में होने चाहिए, मतलब कि कोई भी डायगोनल पॉलीगन से बाहर नहीं जाना चाहिए। कॉनकेव में क्या होता है, कम से कम एक डायगोनल तो पॉलीगन से बाहर होना ही चाहिए, आउटसाइड होना चाहिए। सारा कुछ हमने कर रखा है। जितने भी पैरेललोग्राम होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्वेक्स। क्यों? क्योंकि इनके जो दोनों डायगोनल होते हैं ना, क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगोनल होते हैं, 2, और दोनों के दोनों डायगोनल इसके अंदर ही होते हैं, बाहर नहीं जाते, ठीक है। बाहर कैसे जाते हैं, जैसे मान लो हमने ये डायग्राम बनाया था, है ना, ये बाहर चले गए, ये देखो बाहर कैसे जाएगा, अगर हम ये डायगोनल ज्वाइन करेंगे ना, ये डायगोनल बन जाएगा, लेकिन ये तो इससे बाहर चला गया पॉलीगन से, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव बोलते हैं। ये पहले और दूसरे लेक्चर में मैंने सब कुछ आपको डिटेल में समझाया हुआ है। ये फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होते, लेकिन बाइसेक्ट करते हैं, जैसे पैरेललोग्राम के करते हैं ना। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये दोनों पार्ट इक्वल होते हैं, ये दोनों पार्ट इक्वल होते हैं, और रोम्बस भी तो एक पैरेललोग्राम है ही ना, रोम्बस भी तो पैरेललोग्राम का बेटा है, तो यानी कि ये भी पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम होने का मतलब पैरेललोग्राम के सारे गुण तो इसके अंदर अपने आप आ जाएंगे। जैसे आप ये मान लो, याद रखने के लिए, कि बाप के अंदर जो गुण है ना, वो बेटे के अंदर तो आए ही आएंगे, उसको तो कोई नकार नहीं सकता, ठीक है। लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं कह सकते। ये पार्ट मान लो आपका 4 है, ये भी 4, ये 5 है, तो ये भी आपका कितना होगा, 5, ऐसे। कॉन्सेप्ट नंबर 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको जो फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर अपलोड किया है उसके अंदर सब कुछ मैंने बताया है बहुत डिटेल में, कि क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगोनल्स इक्वल कब होते हैं। क्वाड्रिलेटरल के देखो डायगोनल, अगर आप फिगर को बिल्कुल सीधा बनाओगे ना, बिल्कुल सीधा बनाओगे, थोड़ी सी भी टेढ़ी नहीं होगी, यानी कि सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे, तो 100% इसके दोनों डायगोनल क्या होंगे, इक्वल। जैसे ही आप डायग्राम बना के देख लोगे ना, आपको तुरंत ही पता लग जाएगा कि फिगर अगर सीधी है तो ये डायगोनल क्या है बच्चों, इक्वल है, ठीक है। जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की फिगर आपको पता है बिल्कुल सीधी होती है, तो इसके डायगोनल क्या होते हैं पता है, डायगोनल होते हैं इसके इक्वल। ऊपर वाली डायग्राम मैंने क्या बनाई है, स्क्वायर, और ये क्या बनाई है मैंने, रेक्टेंगल। आप है ना अपनी रफ नोटबुक के अंदर जितनी ज़्यादा बार फिगर बना बना के देखोगे ना, आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। मेरी बात सुनने की जरूरत ही नहीं है, एक बार सुन ली लाइफ में बहुत है, उसके बाद आप खुद बना बना के देखो डायग्राम, और आपके सारी कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। डायगोनल इक्वल कब होते हैं, जब हर एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर डायगोनल 90 डिग्री पे कब मीट करते हैं, यानी कि मैं ये नहीं कह सकता कि ये डायगोनल यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है या नहीं बना रहा, ये कब बनाएगा, जब इसकी चारों साइड इक्वल होगी। आप खुद देख लो, लगभग मैंने चारों साइड इक्वल बनाई है आइडिया से, तो आपको ये 90 डिग्री दिख रहा है ना, इसमें ये चारों साइड इक्वल नहीं है, तो ये देखो ये कितना फैल गया है ना, ये 90 डिग्री नहीं है। तो कब होएगी 90 डिग्री, जब आपकी चारों साइड इक्वल होगी। जैसे रोम्बस है, रोम्बस के अंदर भी तो चारों साइड इक्वल होती है, तो रोम्बस के अंदर चारों साइड इक्वल होती है ना, तो इसके डायगोनल के बीच का एंगल कितना होता है, ये 90 डिग्री रोम्बस के अंदर भी, ठीक है। कब होगा, जब चारों साइड इक्वल हो। और बाइसेक्ट कब करते हैं, बाइसेक्ट तो सभी पैरेललोग्राम के डायगोनल करते हैं, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे पैरेललोग्राम खुद हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे रोम्बस हो, बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं। यानी कि ये दोनों हिस्से और ये दोनों हिस्से इक्वल तो सभी पैरेललोग्राम के होते हैं, और उनके बच्चों के भी होते हैं। ये आपका था कुछ कॉन्सेप्ट। अब देखो क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इसमें आपको लिखा हुआ है कि ये राइस एक रोम्बस है, रोम्बस है, आपको अपने एक्स वाई जेड फाइंड करने हैं। जस्टिफाई यूर फाइंडिंग, जस्टिफाई का मतलब होता है कि ये नहीं है कि आपने चीटिंग करके आंसर लिख दिए सीधे, नहीं, सोल्व करके दिखाओ, पूरा रीजन देना है आपने कि ऐसा क्यों आप कर रहे हो। रोम्बस में डायगोनल क्या करते हैं बताओ, बाइसेक्ट करते हैं। आप लिख दो, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। यानी कि जो डायगोनल होता है, एक डायगोनल मान लो
उसके दोनों साइड के जो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। तो आप मेरे को बताओ, क्या ये 5 और ये x ये दोनों पार्ट इक्वल नहीं होंगे? इस पूरे डायगोनल की अगर मैं बात करूँ तो, है ना, इक्वल होंगे। x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई बताओ, 5 आ गई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब आप मुझे बता दो, क्या ये y और क्या ये 12 इक्वल नहीं होंगे? आप कहोगे जी बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये भी तो दोनों इक्वल है। y किसके इक्वल होगा बताओ, 12 के। लेकिन अब बात आती है किसकी, z की। ये देखो, ये जेड यहाँ पे क्या है, इसकी साइड है। रोम्बस की चारों साइड क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। ये तो आपके आंसर आ गए एक्स और वाई के, आपको जेड और निकालना है ना। रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है और एक साइड आपको देखो 13 दे रखी है, तो ये भी 13 होगी, ये भी 13 होगी और ये भी 13। एक कोई बता दे चारों इक्वल होती है तो फिर चारों ही पता लग गया ना। हम लिखेंगे जेड इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, या 13 लिख दो सिर्फ, ठीक है। क्यों, बिकॉज बिकॉज ऑल फोर साइड्स all four sides of a rhombus are equal। बस इस तरीके से छोटी छोटी प्रॉपर्टी है वो आपको याद होएगी तो क्वेश्चन आपके आसानी से सोल्व होते चले जाएंगे। अब देखो 8th क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ आप समझ लो एग्जाम में आने ही आने हैं वैसे वैसे क्वेश्चन। इसमें कहता है ये रेंट जो है ना एक रेक्टेंगल है। ये क्या है बच्चों, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि इसके डायगोनल के जो चारों ही पार्ट होते हैं ना वो सारे इक्वल होते हैं आपस में, ठीक है। ये चारों ही आपस में क्या है बच्चों, इक्वल है। तो इसमें आपको x निकालना है, ये आपको गिवन है, यहाँ पे लिख रखा है। देखो डायग्राम में देख लो आप, डायग्राम में देखो मैंने क्या कहा था, ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट और ये पार्ट सारे ही पार्ट क्या है, इक्वल है। लेकिन लिखोगे क्या, वी नो दैट, हम जानते हैं डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल वो इक्वल भी होते हैं, क्योंकि सारे एंगल 90 के होते हैं ना, तो इसलिए वो टेढ़े नहीं होंगे। डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट, बाइसेक्ट भी करते हैं ना। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, जो डायगोनल के दोनों पार्ट होते हैं ये वाले इक्वल होते हैं, ठीक है। बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब ये हो गया कि सारे ही पार्ट इक्वल है। तो फिर ये दोनों दे रखे हैं अपने को, एक 3x प्लस 1 दे रखा है और एक 2x प्लस 4 दे रखा है। ये दोनों भी क्या होने चाहिए बताओ, इक्वल। लिख दिया मैंने इक्वल। एक्स एक्स वाले को एक तरफ कर लो, सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा है इक्वेशन वाला, लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, तो वही आ गया ना। इस प्लस के 2x को इधर भेज दो, ये 4 इधर ही रहेगा, ये प्लस 1 है उधर आके क्या होगा, -1। 3 में से 2 गया 1, यानी कि 1x, और 4 में से 1 गया 3। 1x का मतलब क्या होता है, x ही होता है। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई। बस खत्म क्वेश्चन। अब देखो एक्सरसाइज 3.4, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसके 8 पार्ट है और 8 के 8 मैं आपको बताता हूँ। पहले ए पार्ट करते हैं। आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स बताना है, 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सारे रेक्टेंगल को कहता है हम स्क्वायर बोल सकते हैं। बताओ क्या बोल सकते हैं क्या, आप डायग्राम बना लेना, डायग्राम बनते ही खुद ही आप जवाब दे दोगे। ये रेक्टेंगल है, क्या आप इसको स्क्वायर कह सकते हो? रेक्टेंगल में किसने कहा कि चारों साइड इक्वल होनी जरूरी है, ये तो अपोजिट साइड इक्वल होती है। लेकिन स्क्वायर में क्या होनी चाहिए, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। क्या कह देंगे हम, नो इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स। और मैं बोल रहा हूँ ना, वो आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। फॉल्स क्यों है, क्योंकि स्क्वायर के लिए कंडीशन है कि उसकी चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, लेकिन रेक्टेंगल में जरूरी नहीं है कि ये चारों साइड इक्वल हो। तो इसलिए हम हर एक रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते। ये रेक्टेंगल है, देखो क्लियर दिख रहा है, ये चारों एंगल मान लो 90 के है, ये साइड मान लो 10 है, ये भी 10 है, ये मान लो 6 है और ये 6 है। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि ये रेक्टेंगल नहीं है, ये रेक्टेंगल है पक्का। लेकिन क्या आप इसको स्क्वायर बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। कैसे बोल दोगे इसको स्क्वायर, क्योंकि चारों साइड तो इक्वल है ही नहीं। तो ये कह रहा है कि सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं। मैं कहता हूँ मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने रख दिया जो रेक्टेंगल है क्लियरली लेकिन स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है, ठीक है। बी पार्ट में देखो, हर एक पार्ट करेंगे हम इसका। बी पार्ट, सारी रोम्बस पैरेललोग्राम है। मैंने क्या बताया था, पैरेललोग्राम क्या होता है फादर, मैं लिख रहा हूँ हिंट देने के लिए, एग्जाम में नहीं लिखनी ऐसी बातें। पैरेललोग्राम क्या होते हैं, फादर होते हैं, और रोम्बस क्या होता है, इसका बच्चा होता है। और बच्चे को आप क्या कर सकते हैं, पैरेललोग्राम तो बोल ही सकते हैं। तो ये क्या है आपका, ट्रू है। मैंने बताया था ना, जैसे मैंने याद करने का तरीका बताया वैसे याद कर लो, कभी भी फेल नहीं होगे मैथमेटिक्स में। अब देखो तीसरा पार्ट, ऑल स्क्वेयर्स एंड रोम्बसिज, जितने भी स्क्वेयर होते हैं और रोम्बस होते हैं वो रेक्टेंगल तो होते ही होते हैं। ये कहता है सारे स्क्वेयर और सारे रोम्बस रेक्टेंगल होते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, सारे स्क्वेयर तो रेक्टेंगल हो सकते हैं,
सारे स्क्वायर तो बच्चों रेक्टेंगल हो सकते हैं। देखो कैसे, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है ना, और एंगल भी क्या होते हैं, सारे 90 के होते हैं। और रेक्टेंगल तो बेचारा कहता है मेरे को तो आप है ना ऑपोजिट साइड इक्वल दे दो बस, चारों हो चाहे ना हो मेरे को मतलब नहीं है, ऑपोजिट तो इक्वल होनी चाहिए कम से कम। स्क्वायर कहता है भाई मेरे तो चारों इक्वल है, तो ऑपोजिट तो बाय डिफॉल्ट इक्वल हो ही गई ना, और एंगल भी तेरे को 90 चाहिए, कह देगा मेरे एंगल भी 90 है, मतलब कि स्क्वायर तो रेक्टेंगल हो जाएंगे। हम क्या कह सकते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। लेकिन बात आती है इसमें तो रोम्बस भी दे रखी है साथ में, रोम्बस तो नहीं होती। मैं कहता हूँ रोम्बस तो टेढ़ी फिगर होती है, स्क्वायर को टेढ़ा कर देंगे तो रोम्बस बनती है ना ये। और रेक्टेंगल का तो हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है बताना, 90 डिग्री का। ये तो 90 नहीं है, यानी कि इट इज़ नॉट ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए 90 का होना जरूरी है ना, लेकिन ये तो 90 नहीं है रोम्बस में। तो फिर ये स्टेटमेंट क्या होगी पूरी की पूरी, बताओ, फॉल्स होगी। ये पूरी स्टेटमेंट का आंसर तो एक ही होगा ना, फॉल्स होगा, क्योंकि ये कह रहा है सारे स्क्वायर और सारे रोम्बस सबको आप रेक्टेंगल कह सकते हो। मैं कहता हूँ नहीं, सबको नहीं, सिर्फ स्क्वायर स्क्वायर को कह सकता हूँ, और ये कह रहा है सबको, तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया ना, ये गलत बोल रहे हैं। डी पार्ट देखो क्या है, सारे स्क्वायर को, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ये फॉल्स है। मैंने क्या कहा था, स्क्वायर किसका बच्चा होता है, पैरेललोग्राम का, तो स्क्वायर को पैरेललोग्राम तो बोल ही सकते हैं ना, और ये कह रहे हैं नहीं बोल सकते, ऐसा कैसे हो जाएगा, गलत कह रहे हैं ये, ठीक है। तो इसमें देखो आप ई पार्ट, ये वाला पार्ट, सारे काइट रोम्बस होते हैं, ये कहता है सारे काइट रोम्बस होते हैं। मैं आपको एक ऐसा काइट बना के दिखा देता हूँ जो आप खुद कह दोगे कि सर ये तो रोम्बस नहीं है, ये जो कह रहे हैं ना गलत कह रहे हैं। देखो ये काइट है क्या, काइट में क्या प्रॉपर्टी होती है, सबसे बड़ी बात तो ये दोनों इक्वल होती है, रेड रेड वाली, और ये इक्वल होती है। रोम्बस तो कहती है मेरे को तो चारों साइड इक्वल चाहिए, लेकिन काइट तो कहता है भाई मैं तो नहीं, मेरे अंदर तो चारों साइड इक्वल नहीं होती, हम तो दो आपस में इक्वल हैं, दो आपस में इक्वल है, चारों तो इक्वल नहीं है। तो ये क्या है बताओ, इट इज नॉट ए रोम्बस, इट इज नॉट ए रोम्बस, बिकॉज बिकॉज ऑल फोर साइड्स आर नॉट इक्वल, इसकी चारों साइड इक्वल नहीं है। लेकिन रोम्बस कहेगा मेरे को तो चारों साइड इक्वल चाहिए किसी भी हालत में, तो काइट कहेगा नहीं, फिर तुम कहीं और जाओ, मेरे पास नहीं है तुम्हारी प्रॉपर्टी, ठीक है, हो जाएगा ये। अब देखो आपकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी, सिक्स्थ क्वेश्चन, सारे रोम्बस काइट है, सारे रोम्बस काइट है, हाँ ये हम मान सकते हैं। देखो रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, रोम्बस की तो चारों ही साइड इक्वल है, रोम्बस की तो क्या है बच्चों, चारों ही साइड इक्वल है। और क्या इक्वल है, रोम्बस की चारों साइड इक्वल है, और अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। ये एंगल इसके क्या है बच्चों, इक्वल है, और ये एंगल इसके इक्वल है। काइट को पता है क्या चाहिए, काइट की कंडीशन ये होती है, काइट सबसे छोटा है, मान लो यूं लगा लो, और छोटे बच्चे की डिमांड क्या होती है, सबसे कम मान लो आप, कि छोटे बच्चे को कुछ भी चीज़ हम देके थोड़ा बहुत उसको बहला सकते हैं, वैसे ही काइट है। काइट कहता है मेरे को तो है ना दो तो एंगल इक्वल दे दो आप बस, हमने कह दिया चलो दिए तेरे को। ये कहता है मेरे को एक ये साइड का पेयर इक्वल दे दो, और एक ये साइड का पेयर इक्वल दे दो, यानी कि ये मान लो आप ये एडजेसेंट साइड है, तो बताओ इसके तो चारों ही इक्वल है, तो ये रोम्बस तो कहेगा कोई भी उठा के ले लो तो चारों ही इक्वल है ना। ये कहेगा मेरे तो एंगल ऑपोजिट क्या है, इक्वल है, तो ये वाला ले जाओ पेयर, है ना, ले जाएगा, क्या बन जाएगा, काइट बन जाएगा। क्या देंगे, यस इट इज ट्रू। आपके दिमाग में अगर डायग्राम होंगे ना, तो मैथमेटिक्स में आप मार नहीं खाओगे, सारी चीजें आप आराम से सीख जाओगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर जी पार्ट, सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है, मैंने कहा था ना ट्रू है। पैरेललोग्राम की फैमिली क्या है, दिलदार है। वो कहेगा मेरे को ट्रेपेजियम कह लो, काइट कह लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इट डजेंट मैटर। फिर देखो एच पार्ट, एच पार्ट में क्या कहता है बच्चों, सारे स्क्वायर भी ट्रेपेजियम है। मैंने बोला था ना स्क्वायर को भी क्या बोल सकते हैं, ट्रेपेजियम। क्यों, मैंने क्या कहा था, पूरी पैरेललोग्राम की फैमिली ही दिल वाली है, तो स्क्वायर भी तो किसकी फैमिली का मेंबर है, पैरेललोग्राम का। ये भी कहता है कि मेरे को भी क्या बोल दो, चाहे ट्रेपेजियम बोल दो मेरे को, चाहे मेरे को काइट बोल दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर ये भी क्या है आपका, ट्रू है। ऐसे कहानियां बना बना के याद कर लो, मैथमेटिक्स में ये जो क्वाड्रिलेटरल है, कुछ भी हो जाए, ठीक है, रेक्टेंगल हो स्क्वायर हो, सब आपको याद हो जाएंगे कि इसकी शेप कैसे होती है। माइंड में शेप होगी ना, तब जाके आपको प्रॉपर्टी याद होगी। ये नहीं है कि प्रॉपर्टी रटने से क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, शेप होनी चाहिए माइंड के अंदर, क्योंकि शेप होगी ना तो आप बना के देख लोगे, उससे प्रॉपर्टी अपने आप ही बन जाएगी ऑटोमेटिकली। अब देखो बहुत आसान आसान क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव, कहता है उन सभी क्वाड्रिलेटरल के नाम लिखो, इसको हिंदी में ऐसे बोलेंगे,
उन सभी क्वाड्रिलेटरल्स के नाम लिखो। आइडेंटिफाई करने का मतलब यहाँ पे नाम ही लिखवा रहा है ये हमारे से, ठीक है। जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। हर बच्चा पता है क्या कहेगा, स्क्वायर लिख देगा इसका आंसर, लेकिन क्या स्क्वायर ही ऐसी है क्या जिसकी चारों साइड इक्वल होती है? रोम्बस भी तो ऐसी है, तो रोम्बस को क्यों भूल गए? क्या लिखेंगे? स्क्वायर एंड रोम्बस। तो स्क्वायर और रोम्बस दोनों ही ऐसी है जिसकी चारों साइड क्या होती है? इक्वल होती है। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। तो आपको नाम लिखने थे, नाम लिख दिए मैंने, क्या क्या? स्क्वायर और रोम्बस। बी पार्ट देखो, बी पार्ट में क्या कहता है बच्चों? बी पार्ट, जिसके चार राइट एंगल हो, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, चारों वो भी किस किस के होते हैं बता सकते हो आप मेरे को? एक तो स्क्वायर के होते हैं, है ना, मैंने कहा था ना। डायग्राम अगर ध्यान होगा ना आपको तो तुरंत ही पता लग जाएगा। एक तो स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, लेकिन सिर्फ स्क्वायर ही नहीं है, एक रेक्टेंगल भी होता है इस जैसा। बस रेक्टेंगल में चारों साइड इक्वल नहीं होती, लेकिन एंगल तो इसके भी होते हैं 90 के। तो ये क्या है बच्चों? रेक्टेंगल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अगर आप पेपर में क्वेश्चन आ गया, मान लो कि डायग्राम भी बना के दिखाओगे ना, एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि बच्चे को पूरी नॉलेज है, ठीक है। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों के चार एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। खत्म क्वेश्चन। तीसरा देखो, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन करो मतलब कि दो चार लाइनें लिख के दिखा दो इसको। हाउ ए स्क्वायर इज, यानी कि ये बताओ, ऐसा मतलब है इसका, ये बताओ कि एक स्क्वायर, एक स्क्वायर कैसे, कैसे, और तीन क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन मान लो पेपर में ये एक क्वेश्चन आएगा, एक स्क्वायर कैसे एक क्वाड्रिलेटरल है, सिर्फ आपको ये बताना है कि ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। ये बताओ कि एक स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल कैसे है। दूसरा क्वेश्चन, ये बताओ कि स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे है, स्क्वायर रोम्बस कैसे है, स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे है, ठीक है। तो ये सारे हैं, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने की कैसे, हाउ, बस रीजन बता दो कहता है मेरे को। तो मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है इसका। स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल कहता है कि मेरे को तो कोई ऐसी पॉलीगन दे दो जिसकी चार साइड हो और मेरे को क्वाड्रिलेटरल बोल दो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। स्क्वायर कहता है भी मेरी भी तो चार साइड है, तो मेरे को क्यों नहीं क्वाड्रिलेटरल बोल सकते, है ना। क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल बिकॉज, बिकॉज इट हैज फोर साइड्स। क्वाड्रिलेटरल की छोटी सी डेफिनेशन होती है, कोई भी ऐसी पॉलीगन जिसकी चार साइड हो वही क्वाड्रिलेटरल कहलाएगी। तो स्क्वायर को भी तो क्वाड्रिलेटरल तो बोल ही सकते हैं ना। हाँ, हर एक क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर नहीं बोल सकते, लेकिन हर एक स्क्वायर तो क्वाड्रिलेटरल है ही है। जैसे ट्रायंगल है, चाहे वो इक्विलेटरल हो, चाहे आइसोसेलेस हो, चाहे स्केलन हो, ट्रायंगल तो सारी होती है ना, ट्रायंगल तो है ही वो बच्चे। अब देखो बी पार्ट, एक स्क्वायर को पैरेललोग्राम क्यों बोल सकते हैं बता सकते हो? मैंने आपको क्या बताया था, ये सारे के सारे बच्चे हैं ना पैरेललोग्राम के, तो पैरेललोग्राम तो होंगे ही, लेकिन मैथमेटिकली कैसे बोल सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। स्क्वायर के अंदर देखो क्या होता है बच्चों, ओपोजिट साइड पैरेलल तो 100% होती होती है। क्यों होती है मैं ये भी बता दूं कि आपको, ये सारे एंगल कितने के होते हैं? 90। और को इंटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये दोनों एंगल का सम, इन दोनों एंगल का सम अगर 180 हो जाए, क्या हो जाए बच्चों? अगर 180 हो जाए तो ये ए बी साइड और सी डी साइड या डी सी साइड क्या होती है? पैरेलल। और ये तो होंगे ही 180, क्यों? सारे 90 के जो है। ऐसे ही ये भी 180 है, ऐसे ये भी 180 है, और ऐसे ही ये भी क्या है बच्चों? 180 है। इसलिए स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं? पैरेललोग्राम। क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम बिकॉज इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स क्या है बच्चों? पैरेलल है, इसलिए इसको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। पैरेललोग्राम की यही कंडीशन है, कोई भी ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड, ये वाली भी और ये वाली भी पैरेलल हो, उसी को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। और स्क्वायर की होती है तो स्क्वायर कहेगा मेरे को भी पैरेललोग्राम आप बोल सकते हो, क्योंकि मैं पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब देखो आप थर्ड पार्ट, ये स्क्वायर को रोम्बस कैसे बोल सकते हैं? मैंने क्या कहा था, रोम्बस एक कंडीशन रखती है कि अगर चारों साइड आप मेरे को इक्वल दे दोगे ना तो मेरे को आप रोम्बस बोल देना। स्क्वायर कहता है मेरी तो होती है चारों साइड, है ना। स्क्वायर की तो बच्चों चारों साइड इक्वल होती ही है, तो रोम्बस को तो यही चाहिए बस। क्या लिखेंगे? स्क्वायर इज ए रोम्बस, ए स्क्वायर इज ए
rhombus because all four sides of a square are equal। और यही रोम्बस को चाहिए। रोम्बस को चाहिए क्या, यही तो चाहिए कि चारों साइड इक्वल मिल गई इसको, तो हो जाएगा रोम्बस ये, ठीक है। अब देखो फोर्थ पार्ट, स्क्वायर को रेक्टेंगल कब बोल सकते हैं। रेक्टेंगल की क्या कंडीशन होती है, पहले तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, जो मैंने आज के लेक्चर में आपको स्टार्टिंग में बताई थी। रेक्टेंगल कहता है भी मेरे को तो है ना, एक तो अपोजिट साइड इक्वल चाहिए और एक मेरे को सारे एंगल 90 डिग्री के चाहिए। अब स्क्वायर कहेगा कि मेरे पास तो, तुम तो बात कर रहे हो अपोजिट साइड इक्वल की, मेरे पास तो चारों इक्वल पड़ी है, चाहे तुम कोई भी ले जाओ। फिर एंगल की बात आएगी, कहेगा ठीक है तेरे को 90 के चाहिए ना, तो मेरे पास भी 90 के, ये ले जाओ कोई भी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यस ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, क्यों बताओ, बिकॉज। अब आप ये मत समझना सर रेक्टेंगल की तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, लेकिन स्क्वायर की तो चारों ही साइड इक्वल होती है। आप मेरे को ये बताओ, मैंने जो है ना, ये दो बच्चे हैं, ये दो बच्चे कहते हैं सर हमारे को इक्वल पैसे चाहिए, और ये दो बच्चे कहते हैं सर हमारे को भी इक्वल चाहिए दोनों को, और मैं चारों को इक्वल दे दूं, तो क्या दोनों पेयर सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे। ये बच्चे कैसे कह सकते हैं कि सर आपने हमारे साथ गलत किया। मैं इनको ये बोलूंगा कि तुमने मेरे को ये बोला था कि हम दोनों बच्चों को इक्वल चाहिए पैसे, मान लो यहाँ पे ए बच्चा बैठा है, यहाँ भी, और मैंने दे दिए तुम्हारे दोनों को इक्वल, तुम्हें इनसे क्या मतलब है। ये बच्चे मेरे को कैसे कह सकते हैं कि सर आपने हमारे साथ गलत किया। मैं कहूँगा कि तुमने तो मेरे सामने एक ही कंडीशन रखी थी कि सर हम दोनों को इक्वल पैसे चाहिए, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, और मैंने तो दे दिए तुम्हारे को इक्वल, तो मैं चाहे चारों को इक्वल दे दूँ, दो ग्रुप तो सेटिस्फाई हो गए ना, एंगल भी सेटिस्फाई हो गए। यस ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, भाई इसकी अपोजिट तो इक्वल है ही, ये दोनों और ये दोनों भी इक्वल है, चाहे चारों इक्वल हो जाए, बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल, ये कितना होता है आपका 90 डिग्री होता है, तो इसलिए हम एक स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगल बोल सकते हैं। सारी चीजें मैंने आपको लिख के दिखा दी, एक्सप्लेन कर दी। अब ये देखो, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स, उन क्वाड्रिलेटरल के नाम बताओ जिनके डायगोनल, हिंदी में लिख लो, उन क्वाड्रिलेटरल्स के नाम बताओ, नाम बताओ जिनके डायगोनल्स, तीन क्वेश्चन है, जिनके डायगोनल्स, मान लो पहला क्वेश्चन आता, जिनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, जिनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। मैंने क्या बताया था, जितने भी पैरेललोग्राम होते हैं ना, सभी के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो इसमें तो सारे के सारे आ जाएंगे, है ना। पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, मैंने आज के लेक्चर में लिखी है ये सारी कहानी स्टार्टिंग में। वी नो दैट इन एवरी पैरेललोग्राम, इन एवरी पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का मतलब इसकी फैमिली में भी है ना, आल्सो इन इट्स फैमिली, पूरी पैरेललोग्राम की फैमिली होगी, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, पूरी पैरेललोग्राम की फैमिली में ही ये कंडीशन होती है, ये खासियत होती है कि इसके डायगोनल क्या करते हैं बच्चों, बाइसेक्ट करते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, आपको तो नाम देने हैं ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स के जिनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो आप क्या क्या नाम दोगे बताओ, पैरेललोग्राम, फिर किसका नाम आएगा स्क्वायर का, फिर किसका नाम आएगा रोम्बस का मान लो, और फिर किसका आएगा रेक्टेंगल का। ट्रेपेजियम का नहीं आ सकता क्योंकि ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं होता, ना काइट का आएगा क्योंकि काइट भी पैरेललोग्राम नहीं होता, वो तो अलग ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनकी अपनी अलग कहानी है। ये हो गया। अब देखो सेकंड कहता है, ऐसे क्वाड्रिलेटरल का नाम बताओ जिनके डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर भी होते हैं और बाइसेक्टर भी। देखो बाइसेक्टर तो सबके ही होते हैं ना, अभी मैंने बताया ना, बाइसेक्ट तो पैरेललोग्राम के भी करते हैं, बाइसेक्ट तो रेक्टेंगल के भी करते हैं, स्क्वायर के भी करते हैं और रोम्बस के भी करते हैं, लेकिन साथ में क्या कंडीशन होगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है, मैं अभी आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। परपेंडिकुलर का मतलब होता है बच्चों, जैसे मान लो ये आपके दो डायगोनल होंगे ना, ये वाले रेड पेन वाले, रेड कलर वाले, ये इनके ये चारों एंगल कितने होंगे, 90 के होंगे। अभी मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, ये एंगल 90 के कब होते हैं, जब चारों साइड क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। आप खुद ही बना के देखोगे ना, ये हो जाएगा, जब चारों साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर कब होते हैं, व्हेन ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, इन चारों में से
वे छांट लो जिनकी चारों साइड इक्वल होती है, स्क्वायर और रोम्बस। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर एंड रोम्बस। रटना थोड़ी है आपको आंसर, आपको समझना है। पेपर में कुछ भी पूछ ले, मैं कहता हूँ मेरे से, मैं सब कुछ आंसर दे दूंगा। क्यों, मेरे को डायग्राम की मतलब कि शेप याद है मेरे को हर उसकी क्वाड्रिलेटरल की, तभी मैं आंसर दे पाता हूँ फटाफट से। ये डायगोनल्स क्या हो जिसके इक्वल, डायगोनल्स इक्वल कब होते हैं, मैंने बताया था डायगोनल्स इक्वल तब होते हैं जब एंगल कितने डिग्री के हो, 90 डिग्री के हो। मैंने बताया था ना, डायगोनल्स इक्वल कब होते हैं, जब एंगल 90 के, क्योंकि वो सीधी होती है फिगर, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सीधी। तो फिर इसके डायगोनल भी आप बनाओगे ना, आपको खुद को ही पता लग जाएगा, बिल्कुल इक्वल होंगे। और 90 के किसके होते हैं बताओ, 90 के एंगल किसके होते हैं, या तो स्क्वायर के होते हैं और या फिर रेक्टेंगल के होते हैं। तो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों वाला। कहता है एक्सप्लेन करो, मतलब कि 2-3 लाइनें एक्सप्लेन कर दो, वाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कि एक रेक्टेंगल कन्वेक्स कैसे है। कहता है बताओ कि एक रेक्टेंगल कन्वेक्स कैसे है। कन्वेक्स की क्या कंडीशन होती है, कन्वेक्स कहता है आपके अंदर जितने भी डायगोनल है ना, वो अंदर ही होने चाहिए पॉलीगन के। और रेक्टेंगल कहता है भी मेरे तो अंदर ही होते हैं, दोनों के दोनों डायगोनल है ना, बाहर निकलते ही नहीं बेचारे कभी भी। ये देखो, ये रेक्टेंगल है, इसके जो दोनों डायगोनल होते हैं, आप बताओ ये बाहर थोड़े जाएंगे इससे, ये तो अंदर ही रहते हैं। और जिनके डायगोनल अंदर रहते हैं हमेशा, उनको ही तो हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं ना। तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखोगे बच्चों, ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बिकॉज, क्यों पूछा तो है ना, क्यों पूछा, एक्सप्लेन करो। बिकॉज बोथ डायगोनल्स या बोथ इट्स डायगोनल्स, इसके दोनों डायगोनल्स लाई इन इट्स इंटीरियर, इसके इंटीरियर रीजन में, इसके अंदर लाई करते हैं। हिंदी में लिखना चाहो लिख लो। एक रेक्टेंगल को कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके दोनों डायगोनल इस रेक्टेंगल के अंदर ही लाई करते हैं। बस ये हो गया क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, सिर्फ आपको ये दे रखा है ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये ए बी सी मतलब ये राइट एंगल है, ओ इसका मिड पॉइंट है ए सी का, यानी कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। और कहता है एक्सप्लेन करो वाई ओ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। कहता है एक्सप्लेन कर दो कि ओ की डिस्टेंस ए से बी से और सी से तीनों से इक्वल कैसे है। कहता है द डॉटेड लाइंस आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। कहता है मैंने आपकी हेल्प करने के लिए ये डॉटेड लाइन, ये है ना, ये देखो ये डॉटेड लाइन ये ड्रॉ कर दी। ये कहता है ये चारों एंगल इसने 90 के बना के दे दिए। ये कहता है कि मैंने ये आपको ये रेक्टेंगल बना के दे दी। क्या लिखेंगे हम, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ए बी सी डी इसने अपने को रेक्टेंगल बना के दे दी। और रेक्टेंगल के अंदर मैंने, याद करो सुबह आपको बताई थी इसी लेक्चर के अंदर, कि ए की डिस्टेंस ओ से, बी की डिस्टेंस ओ से, सी की ओ से और डी की ओ से, चारों क्या होती है, इक्वल। लेकिन अपने को तो 3 ही चाहिए, ये तो चारों इक्वल है, अपने को तो सिर्फ 3 चाहिए। सो हम कह सकते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ओ, इस ओ पॉइंट की डिस्टेंस किस किस से, फ्रॉम ए बी एंड सी आर इक्वल या इज इक्वल। यही प्रूव करना था अपने को। इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस सेम हो। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये शहर है मान लेते हैं रोहतक, और ये शहर है मान लो दिल्ली, और ये शहर है मान लो हिसार। मैंने एक एग्जांपल दिया है। अब अगर आप मेरे को ये बताओ, ये रोहतक मान लो हिसार से क्या है, 90 किलोमीटर दूर है, एक एग्जाम्पल के लिए मान रहा हूँ, और रोहतक दिल्ली से भी 90 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब ये होता है कि रोहतक की डिस्टेंस जितनी दिल्ली से है उतनी ही क्या है, हिसार से है। तो हम इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, यानी कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में, रोहतक इज इक्वी डिस्टेंट, रोहतक इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम हिसार एंड दिल्ली। कि रोहतक हिसार और दिल्ली से समान दूरी पर स्थित है, इसको हिंदी में ये बोलते हैं प्रॉपर हिंदी में। तो जिस बच्चे की थोड़ी बहुत इंग्लिश भी ठीक ठाक है ना, वो भी मैथमेटिक्स को थोड़ा सा है ना आसान हो जाता है उसके लिए समझना। तो अब हमारा चैप्टर
3 जो है ना पूरा खत्म हो गया, मैंने कुछ भी इसमें नहीं छोड़ा, सब एग्जाम्पल, सब कॉन्सेप्ट, सब क्वेश्चन एक एक आपको समझा दिया, ठीक है। और ये अच्छे से करना, क्योंकि मैं कहता हूँ ये ज्योमेट्री 9th और 10th क्लास में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।